जानने उपस्थित हुए हैं। उनका नाम है डॉक्टर संपूर्णानंद। आप सभी इनके नाम से तो जरूर परिचित होंगे। तो डॉक्टर संपूर्णानंद के पूरे व्यक्तित्व और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के बारे में आइए आज जानते हैं इस कार्यक्रम में। स्वीकार कीजिए इसमें कली चैटर्जी का नमस्कार और मैं अब स्वागत करूंगी हमारे विशेषज्ञ श्री प्रभाकर त्रिपाठी जी का, जो कि यहाँ उपस्थित है डॉक्टर संपूर्णानंद के बारे में हमें बताने के लिए। प्रभाकर त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है। और अब हम आपसे जानना चाहेंगे और हमारे सभी श्रोता उत्सुक भी होंगे डॉक्टर संपूर्णानंद के बारे में जानने के लिए। डॉक्टर संपूर्णानंद जी एक कर्म योद्धा थे। संपूर्णानंद जी मूलतः दार्शनिक, चिंतक, महान लेखक एवं महान शिक्षाविद थे। इतिहास, संस्कृति, शिक्षा तथा समाज रचना पर आपके विचार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आपका अभ्युदय भारत के क्षितिज पर उस समय हुआ जब यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था। मैं कहूँगा कली जी कि उस समय जितने भी इस भारत माता ने महान सपूतों को जन्म दिया, जिनके पास बौद्धिक संपदा थी, स्वस्थ चिंतन था, ये सब राष्ट्रीय आंदोलन में परोक्ष रूप से अथवा प्रत्यक्ष रूप से अवश्य ही जुड़ गए। हमारे बीच डॉक्टर संपूर्णानंद, जिनके व्यक्तित्व के बारे में, जिनकी शिक्षा के क्षेत्र में चिंतन के बारे में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आप भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से पूरी तरह जुड़ गए। आपको कई बार जेल की यात्रा करनी पड़ी, यानी तत्कालीन हुकूमत के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थन में आपकी जो क्रियाएं रहीं, उससे अंग्रेजी सरकार ने क्षुब्ध होकर इन्हें कई बार सजा दी और आपको जेल जाना पड़ा। यानी एक दीर्घ काल इनका जेल में बीता। तथापि यह चिंतक निराश नहीं हुआ। डॉक्टर संपूर्णानंद जी जेल जीवन में भी अपने शिक्षानुराग को भूल नहीं पाए। आपने अपने इस विधा के प्रति अनुराग को अक्षुण्ण बनाए रखा। प्रमाण है आपकी अनेक महत्वपूर्ण कृतियों का लेखन इसी दीर्घकालीन जेल जीवन में ही हुआ। डॉक्टर संपूर्णानंद जी का जो जेल जीवन था, उसकी अवधि इतनी लंबी थी, यदि उसे हम बिल्कुल शांत रूप से अलग कर दें तो आपके जीवन का एक विशेष पक्ष आपसे अलग हो जाता है। यानी जेल में अव्यवस्थित जीवन, कष्टकारी जीवन बिताते हुए भी, अंग्रेजों के द्वारा दत्त यातनाओं को सहते हुए भी, जेल में संसाधनों के अभाव में भी आपने अपना लेखन कार्य, समाज के प्रति स्वस्थ चिंतन का कार्य जारी रखा। कली जी, वैसे भी कोई जो चिंतक है, उसके मन और मस्तिष्क में सदैव ही कोई न कोई चिंतन उपस्थित रहा करता है। डॉक्टर संपूर्णानंद जी के जो विचार हैं अथवा शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो विचार प्रस्तुत किया, जो रूपरेखा हम लोगों के सामने रखी, मैं कहूँगा वह एक ऐसा नव स्वरूप था जिसकी संभावना हम अपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सापेक्ष कर सकते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान के प्रसार और उनके उपयोग की जो संभावनाएं आपने व्यक्त की हैं, वे अध्ययन और चिंतन को नई प्रेरणा तथा नई शक्ति प्रदान करने वाली हैं। शिक्षा के नवीन दृष्टिकोण पर आपने जिस विशद ढंग से विवेचन और विश्लेषण किया, वो निश्चित रूप से हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए एक सुदृढ़ आधार बन गया। माध्यमिक तथा विश्वविद्यालयी शिक्षा सुधार पर आपका दृष्टिकोण मननीय और अनुकरणीय है। आपका जन्म पौष शुक्ल एकादशी बुधवार संवत 1846 तदनुसार 1 जनवरी सन 1890 को अपने देश की पवित्रतम धरती, जिसे हम वाराणसी के रूप में जानते हैं, में हुआ। कली जी, हमारे भारत के जितने भी महान सपूत, महान शिक्षाविद हुए हैं, उनके जीवन की झांकी पर यदि हम दृष्टिपात करें तो ये दिखाई पड़ता है कि आप लोगों की जो शिक्षा दीक्षा हुई, उसका प्रारंभिक स्वरूप बहुत उच्च कोटि का नहीं था। तथापि आपने शैक्षिक क्षितिज पर अपनी जो प्रखर प्रतिभा स्थापित की, वो शायद दुनिया में देखने को अन्यत्र नहीं मिलती। यानी आपकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। हरिश्चंद्र विद्यालय से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर आप क्वींस कॉलेज
जो आज राजकीय क्वींस कॉलेज के रूप में यानी गवर्नमेंट क्वींस कॉलेज के रूप में प्रतिष्ठित है, उस कॉलेज से आपने माध्यमिक स्तर का अध्ययन किया और अंत में इलाहाबाद से आपने ईएलटी की परीक्षा उत्तीर्ण की। आपने शिक्षण कार्य को अपना अध्यवसाय बनाया। अब आप देखें कि आपका जो चिंतन था, आपका मानना था, शिक्षण संपदा से संपन्न राष्ट्र ही अन्य समृद्धि को प्राप्त कर सकता है। जिस राष्ट्र के पास शिक्षण संपदा नहीं है, वह राष्ट्र अन्य समृद्धि को प्राप्त करने में कभी भी सफल नहीं हो सकता। आपका जो शिक्षक का जीवन है वो इनकी मातृ संस्था हरिश्चंद्र विद्यालय से ही प्रारंभ हुआ, जहां पर इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ली थी। वहीं के आप अध्यापक के रूप में शिक्षण कार्य में आए और कालांतर में काशी विद्यापीठ के प्राध्यापक पद को भी आपने सुशोभित किया, यानी एक छोटी संस्था के शिक्षक के रूप में कार्य प्रारंभ किया और अंत में जो हमारी उच्चतम शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, कि शिखर पर इन्होंने अपना शिक्षण कार्य किया, कुशलतापूर्वक किया, सफलतापूर्वक किया। 10 जनवरी 1969 ईस्वी में काशी में आपने शरीर त्याग दिया। अपने शैक्षिक प्रचार एवं प्रसार को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाया और प्रसिद्ध मासिक पत्रिका मर्यादा के संपादन का कार्य भी पूरी कुशलता के साथ आपने किया। शिक्षा जो इनके जीवन का अभिन्न अंग था, जैसी आपकी सोच थी कि शिक्षा से संपन्न राष्ट्र ही अन्य संपदाओं को प्राप्त कर सकता है, प्रत्युत ये शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों के पक्षपोषक रहे। वर्ष 1936-37 में चुनाव हुए, जिसमें प्रांतीय विधानसभाओं में कांग्रेस को प्रबल बहुमत मिला। युक्त प्रांत में पंडित गोविंद बल्लभ के नेतृत्व में आपको शिक्षा विभाग सौंपा गया। मैं कहूंगा ये पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की दूरदृष्टि ही थी कि उन्होंने शिक्षा विभाग का महत्वपूर्ण दायित्व एक ऐसे व्यक्ति को सौंपा जिसके रग रग में, जिसके नस नस में शिक्षा के प्रति एक असीम अनुराग भरा हुआ था, एक सकारात्मक चिंतन भरा हुआ था। आपने शिक्षा की उन्नति के लिए क्रांतिकारी निर्णय किए तथा उन्हें व्यवहारिक रूप दिया। जो शिक्षा के प्रति इनका दृष्टिकोण रहा और कार्य रहा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। क्या कि इन्होंने शिक्षा को व्यवहारिक स्वरूप दिया। आपने अपना चिंतन न केवल कागजों पर रखा, बल्कि उसे व्यवहारिक जगत में भी इन्होंने साकार किया। शिक्षा के क्षेत्र में जो आपने महत्वपूर्ण कार्य किए, सुधार किए, उन्हें हम इस प्रकार कह सकते हैं। शिक्षा व्यवस्था में आमूल परिवर्तन के लिए आपने आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। साक्षरता प्रसार के लिए प्रांत व्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इन्होंने बेसिक स्कूलों की स्थापना को शिक्षा प्रसार का पहला और महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाया। आपका मानना था जब तक बेसिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर हम अपने नागरिकों को, अपने शिशुओं को, अब यहाँ देखें नागरिकों और शिशुओं की व्याख्या आपने इस प्रकार की, जो बालक उचित समय पर दाखिला ले लेता है शिक्षण संस्था में, वह प्रारंभ से शिक्षा प्राप्त कर लेता। किंतु हमारे कतिपय ऐसे नागरिक हैं जो वयस्क हो जाते हैं, विद्यालय जाने का उन्हें सुअवसर प्राप्त नहीं होता। तो उन नागरिकों के लिए भी आपने शिक्षा की योजनाएं प्रस्तुत की। बेसिक स्कूलों की स्थापना के साथ साथ शिक्षा व्यय की राशि को बढ़ाकर 2 गुना आपने कर दिया। इस पर आपने चिंतन दिया। जो अंग्रेजी हुकूमत यानी 36-37 में हमारे देश में अंग्रेजों का ही शासन था। अंग्रेजी सरकार शिक्षा पर जो व्यय करती थी, उसका उद्देश्य मात्र इतना था कि यहाँ भारत के शिक्षार्थियों को सीमित दायरे में शिक्षा प्रदान की जाए। शिक्षकों का जीवन और शिक्षार्थियों के लिए संसाधन जो उन्हें आवश्यक है वो उपलब्ध हों अथवा न हो, इसकी चिंता तत्कालीन ब्रिटिश सरकार को नहीं थी। किंतु जैसे ही डॉक्टर संपूर्णानंद जी शिक्षा मंत्री के रूप में आए, शिक्षा का महत्वपूर्ण दायित्व आपको मिला, आपने तुरंत ही जो बजट बनाया उसमें शिक्षा व्यय को 2 गुना कर दिया। आपका मानना था इससे शिक्षक का जीवन सुधरेगा, उसका स्तर सुधरेगा और साथ ही साथ विद्यालयों में जिन संसाधनों की कमी है उसको भी पूरा किया जा सकेगा। और यदि विद्यालय साधन संपन्न हो गए, सुविधा संपन्न हो गए, तो हमारे जो शिक्षार्थी हैं वे आसानी से अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। यह कार्य इनका बहुत ही साहस का कार्य था और बहुत ही सकारात्मक सोच थी आपकी कि एक बार की शिक्षा व्यय को बढ़ाकर 2 गुना कर देना। आपने अपनी व्यवस्था में प्रतिवर्ष नए स्कूल खोले जाने की व्यवस्था कर दी।
आपने चिंतन दिया सरकार को, समाज को, कि हमें अपनी जनता के लिए उन गांवों में, उन क्षेत्रों में, उन स्थानों पर प्रतिवर्ष नए विद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए जहां पर आज विद्यालय नहीं है। नगर पालिकाओं में आरंभिक शिक्षा अनिवार्य कर दी और साथ ही डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने जो एक बहुत क्रांतिकारी शिक्षा में सुधार किया, जिससे हमारे कई उद्देश्यों की पूर्ति एक साथ आज भी हो रही है, वह थी स्कूलों में सैनिक शिक्षा की व्यवस्था, जैसे एनसीसी। आज हम अपने विद्यालयों में अपने छात्रों को एक सैनिक के रूप में भी शिक्षित कर दे रहे हैं। यथा राइफल चलाना, रण की नीतियां बनाना और अन्य भी कई ऐसे कार्य हैं युद्ध संबंधी, सेना संबंधी, जिनका ज्ञान हम अपने छात्रों को उनके अध्ययन काल में ही पाठ्यक्रम के साथ साथ देते चले जा रहे हैं। यह सोच डॉक्टर संपूर्णानंद जी की ही थी। इसके पूर्व स्कूलों में सैनिक शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। आज तो हमारे विद्यालयों में आप देखें, जूनियर डिवीजन एनसीसी, सीनियर डिवीजन यानी हमारी जो स्थलीय सेना है इसका प्रशिक्षण, शिक्षण, साथ ही वायुसेना का प्रशिक्षण और शिक्षण, जल सेना का शिक्षण और प्रशिक्षण, ये सारे के सारी सुविधाएं हम अपने विद्यालयों में दे रहे हैं। विद्यालयों में जो हमारे शिक्षक हैं उनको हम कैप्टन के रूप में, अधिकारी के रूप में प्रशिक्षित कर रहे हैं और वे नित्य ही अपने विद्यार्थियों को एक कुशल सैनिक बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इससे राष्ट्रभक्ति पैदा हो रही है और साथ ही यह तो सत्य है कि सीमाओं की रक्षा के लिए देश में सैनिकों की आवश्यकता है। वह सैनिक विद्यार्थी जीवन से ही स्वयं पलकर बड़ा हो रहा है, यानी विद्यार्थी जीवन के बाद उसे हमें अलग से सिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये सोच थी डॉक्टर संपूर्णानंद जी की। आपने उच्च शिक्षा के लिए काशी में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की। संग्रहालयों को पुनर्जीवित करने की योजना का क्रियान्वयन डॉक्टर संपूर्णानंद जी की ही देन है। आपका कहना था, हमारा विद्यार्थी जो शोध कार्य की ओर उन्मुख हो रहा है उसके लिए संग्रहालयों का पुनर्जीवित होना अपरिहार्य है। यानी वो स्थानीय स्तर पर, हमारा जो शोध का विद्यार्थी है वो स्थानीय स्तर पर ही ऐतिहासिक विरासतों को देख सके, समझ सके और उसके बारे में अपनी स्पष्ट राय बना सके। इसके लिए उन्होंने संग्रहालयों को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई। साथ ही आपने उत्तर प्रदेश में हिंदी समिति की स्थापना की, क्योंकि जब भारत हमारा स्वतंत्र हुआ उसके बाद की एक स्थिति ये थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए। इस संबंध में देश में मत वैभिन्न था, क्योंकि हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं और कई भाषाएं समझी जाती हैं, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, आसामी, उड़िया, हिंदी, राजस्थानी। इन्होंने इसीलिए यह प्रयास किया कि हमारी राष्ट्रभाषा जो हिंदी होने जा रही है इसके प्रति सबके मन में लगाव उत्पन्न हो। इसके क्षेत्र में हम कैसे सुधार कर सकते हैं के लिए आपने हिंदी समिति की स्थापना की। इन्होंने और एक जो बड़ा ही नवीन दृष्टिकोण अपनाया साहित्य, विज्ञान और शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के लिए, वो ये था, आपने श्रेष्ठ लेखकों को गवर्नमेंट की ओर से वार्षिक पुरस्कार देने की व्यवस्था की। जो अच्छी रचनाएं कर रहा है उसका साहस बढ़े, इसके लिए आपने उसे पुरस्कृत करने की योजना बना दी। तो श्रोताओं, इससे ये स्पष्ट है कि डॉक्टर संपूर्णानंद न सिर्फ एक महान शिक्षाविद थे, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने जो उनके पास अधिकार थे उनका समुचित उपयोग करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में अन्य करना है इसका नाम। अभी प्रभाकर त्रिपाठी जी ने डॉक्टर संपूर्णानंद के जीवन के बारे में बताते हुए उस मासिक पत्रिका का जिक्र भी किया, तो अगर आपने सुना होगा तो आपको जरूर याद होगा। हम इसके उत्तर के साथ आपसे मिलेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद। फिर स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, आधुनिक भारतीय चिंतक शिक्षा के क्षेत्र में। इसकी आज की कड़ी है डॉक्टर संपूर्णानंद, जिनके बारे में हमें बता रहे हैं श्री प्रभाकर त्रिपाठी जी। तो प्रभाकर त्रिपाठी जी, आप बता रहे थे कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो अभूतपूर्व योगदान दिया, उन्होंने विज्ञान, साहित्य, कला, इन सबको भी फलने फूलने का मौका दिया। इसके लिए उन्होंने विभिन्न योजनाएं भी चलाई। और क्या क्या कार्य किए डॉक्टर संपूर्णानंद ने? कली जी, जैसा मैंने बताया कि आपने श्रेष्ठ लेखकों को वार्षिक पुरस्कार देने की व्यवस्था की।
इसका परिणाम ये आया समाज में कि जितने लेखक थे या जो साहित्यानुरागी थे वे अच्छी रचनाओं की ओर उन्मुख हुए। अन्य कार्य जो उन्होंने किया उसमें एक और महत्वपूर्ण कार्य उनका साहित्यकारों तथा कलाकारों को शासकीय अनुदान की व्यवस्था की। हम इसे स्पष्ट कर दें, यदि हमारे समाज का कोई ऐसा छात्र, कोई ऐसा जिज्ञासु छात्र जिसके पास संसाधनों का अभाव हो और परमात्मा ने उसे तीक्ष्ण बुद्धि प्रदान की हो, वास्तव में वह एक अच्छा वैज्ञानिक बन सकता है, चिंतक बन सकता है, समाज के लिए उपयोगी हो सकता है, किंतु संसाधनों के अभाव के कारण वो शिक्षा अर्जन नहीं कर पा रहा है या अपनी सोच को साकार स्वरूप नहीं दे पा रहा है, विकसित होने का उसे मौका नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आपने शासकीय अनुदान की व्यवस्था की। उसके पेरेंट्स, उसके गार्जियंस यदि इसे नहीं वहन कर सकते तो सरकार ऐसे कुशाग्र बुद्धि वाले छात्रों को, व्यक्तियों को पूरी तरह सहयोग प्रदान करे। ये बड़ा ही स्वस्थ चिंतन था आपका, यानी कि समाज में जो भी हमारा विद्यार्थी है उसमें जो भी क्षमताएं हैं वे निखर कर आ जाएं, इसमें जो भी बाधा आ रही हो, खासकर धन की बाधा, तो वो शासन की ओर से दूर कर दी जाए। डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने जो शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित किया वह भी बड़ा ही व्यापक प्रतीत होता है। आपने जो पहला उद्देश्य बताया शिक्षा का, उसमें उन्होंने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य जीवन के उद्देश्यों से भिन्न नहीं हो सकता, यानी हमारे जीवन का, समग्र जीवन का जो समग्र उद्देश्य है वही शिक्षा का उद्देश्य है। ये कहा आपने, यानी जो हमारी शिक्षा हो वो हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी हो, ऐसी संकल्पना थी डॉक्टर संपूर्णानंद जी की। आपने कहा कि शिक्षा और जीवन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दूसरी बात जो आपने बताई, मनुष्य को उसकी आंतरिक सामर्थ्य के अनुसार इस योग्य बनाना कि वह मानव जीवन के उद्देश्य को समझ सके और मनुष्यता के चरम आदर्श को प्राप्त कर सके। यहाँ एक बड़ी वैज्ञानिक बात कही है डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने कि किसी भी विद्यार्थी को उसकी जो आंतरिक सामर्थ्य है उसी के अनुरूप योग्य बनाना, यानी समाज में जितने विद्यार्थी हैं सबकी बौद्धिक क्षमता समान स्तरों की नहीं होती। कोई बालक कुशाग्र बुद्धि का होता है, कोई बालक मध्यम स्तर की बुद्धि का होता है, कोई बालक मंद बुद्धि का होता है। तो यानी हमारे समाज में हमारा शिक्षार्थी जो जिस स्तर का है उसको उसी स्तर के सापेक्ष हम शिक्षा की व्यवस्था कर दें। यानी किसी छात्र में एक कुशल वैज्ञानिक बनने की प्रतिभा है तो हम उसे वह सुविधाएं दें को उधर की ओर बढ़ जाए। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण चिंतन दिया आपने शिक्षा के क्षेत्र में और उद्देश्य निर्धारित किया शिक्षा का। तीसरा जो आपने उद्देश्य बताया, जीवन को परिपूर्ण बनाने वाले तत्वों का पुनर्नवीनीकरण, यानी ऐसे उपागम जो आने वाले समय में हमारे जीवन को पूर्ण बना सकते हैं, उनके लिए हमारी जो शिक्षा है इसका पुनर्नवीनीकरण करें। हम ऐसी योजनाओं को उसमें शामिल करते रहें समय समय पर। डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि आज जो शिक्षा की व्यवस्था हम लोग चला रहे हैं, कालांतर में नई प्रगति के साथ, नए वैज्ञानिक संबंधों के साथ उसके स्वभाव के अनुरूप हम उसे ग्रहण करते चले, यानी हमारा पाठ्यक्रम संशोधित होता चले, वो एक जगह स्थिर ना हो। यदि हमारा पाठ्यक्रम स्थिर हो गया तो हमारे समाज की गति स्थिर हो जाएगी और संसार की इस घुड़दौड़ में हम शामिल नहीं हो सकेंगे। ये आपकी दूरदृष्टि थी, इसलिए इन्होंने कहा कि हमें पुनर्नवीनीकरण पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो भी सरकारें आए, जो भी शिक्षा अनुरागी आए, शिक्षाविद आए, वे नए आयामों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते चले। साहित्य, शिक्षा और संस्कृत के विषय में संपूर्णानंद जी की दृष्टि अभिनव और प्रेरणापद रही है। अब यहाँ अभिनव शब्द का अभिप्राय यह है कि आपने ऐसी ऐसी दिशाएं निर्धारित की जिसको उन्होंने रूढ़ नहीं बनाया कि डॉक्टर साहब ने जो कह दिया वही सत्य है। आपने कहा नहीं, आज की जो परिस्थिति है इसके सापेक्ष हम उसके अनुकूल प्रगतिवादी चिंतक दे रहे हैं। आने वाले समय में यदि आवश्यकता है तो इसे हम और आगे बढ़ा सकते हैं। ये विचार था डॉक्टर संपूर्णानंद जी का। विज्ञान के प्रति आपका विशेष आकर्षण रहा। डॉक्टर संपूर्णानंद जी एक महान शिक्षाविद तो थे ही, साथ ही भारत के उन महान सपूतों में से एक थे जिन्होंने भारतवर्ष में एक नए युग के निर्माण में भाग लिया। कलिजी इतिहास इस बात का साक्षी है कि संसार के जितने भी देश हैं वे सभी के सभी समाज निर्माण के लिए शिक्षा के प्रगति की बात करते हैं। डॉक्टर साहब ने जो हमारा आधुनिक भारत हो उसका स्वरूप कैसा हो, हम अपने युग का निर्माण कैसे करें, तो
उस क्षेत्र में आपने एक युग दृष्टा के रूप में कार्य किया। अतीत को देखा, वर्तमान को बनाने का प्रयास किया और भविष्य के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। यानी हमारा विद्यार्थी आगे आने वाले समय में भी सही मार्ग पर आगे बढ़ता रहे, वो मार्ग से भटके नहीं। ऐसा प्रगतिशील चिंतन भी शिक्षा के क्षेत्र में आपने दिया। आप उदारचेता, शिक्षाविद, कुशल पत्रकार, समाजवादी चिंतक तथा मैं कहूंगा कि बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। प्राचीन जीवन मूल्यों के पक्षधर होते हुए भी डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने वैज्ञानिक विकास को अपनी हामी दी, अपना समर्थन दिया। आपने समन्वय स्थापित करने पर बल दिया। वास्तव में मैं कहूंगा कि डॉक्टर संपूर्णानंद जी स्वयं विद्या व्यसनी थे। आपका व्यसन ही विद्या था। जैसा कि आप देखें कि जेल जीवन में भी इन्होंने अपने लेखन कार्य को विराम नहीं दिया, विद्या का व्यसन करते रहे और पूरे समाज को इन्होंने अपने चरित्र से एक सीख दी। अपने वंशजों को, आने वाली पीढ़ियों को संवारने के लिए आपने एक दिशा दी। वो दिशा ये रही कि विद्या के साथ व्यसन करने से ही व्यक्ति स्वनाम धन्य होता है, राष्ट्र सबल होता है और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री, स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्री के रूप में आपने काम किया और शिक्षा मंत्री के पद पर रहते हुए आपने भारतीय संविधान की मर्यादाओं के सापेक्ष जो एक शिक्षा मंत्री का गुरुतर दायित्व है, उसके लिए सतत प्रयत्नशील रहे। कभी भी आपने इस क्षेत्र में विराम नहीं लिया। अगर आज आप देखें, हम स्वतंत्र हुए थे, के बाद हमारे पास धन की कमी थी, संसाधनों का पूरा अभाव था। हमारा ग्रामीणांचल बिल्कुल ही स्कूलों से मुक्त था। एक भी विद्यालय, 10-10 गांव की आबादी पर एक विद्यालय की स्थापना नहीं हो सकी थी। चुनौती थी उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य के शिक्षा मंत्री के सामने, डॉक्टर संपूर्णानंद जी के सामने, कि हमारे गांव का बालक विद्यालय में कैसे जाए। चाह करके भी उसके लिए एक विद्यालय हो, औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था हो, वहां एक अध्यापक हो जो उसे शिक्षा प्रदान करे। इस चुनौती को डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने स्वीकार किया और मनोयोग से इस कार्य में लगे। जैसा कि मैंने बताया कि इसी दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए आपने शिक्षा व्यय को दोगुना कर दिया और एक संख्या निश्चित की अपने सीमित संसाधनों में भी कि कैसे हम प्रतिवर्ष एक निश्चित संख्या में स्कूल खोलें। यानी इससे कोई भी गवर्नमेंट आवे, कोई भी शिक्षा मंत्री आवे, इससे पीछे ना हटे। उन्होंने एक संख्या निश्चित की, एक मानक निर्धारित किया, हम इससे अधिक ही स्कूलों की स्थापना प्रतिवर्ष करते रहेंगे और परिणाम ये होगा कि एक दिन वह होगा कि हम गांव-गांव में स्कूलों की स्थापना करने में सफल हो जाएंगे। आज आप देखें तो प्रत्येक खंड स्तर पर यानी ब्लॉक स्तर पर हमने एक हाई स्कूल स्तर पर कन्या विद्यालय की स्थापना करने में सफलता प्राप्त कर ली है। हमारे प्रदेश का 80 से 85% भाग आज हाई स्कूल स्तर के कन्या विद्यालयों से आच्छादित हो चुका है। तो इस प्रकार की जो आज हमारे पास ये उपलब्धि मिली, इसके आधार को अगर हम देखें तो वह था डॉक्टर संपूर्णानंद जी का विचार। डॉक्टर संपूर्णानंद जी एक कर्मयोद्धा थे, उन्होंने जो आधारशिला रख दी उस पर बढ़ते हुए आज हमने विद्यालयों के क्षेत्र में कम से कम यह स्थिति प्राप्त कर ली है, इतनी जनसंख्या के विस्फोट के बाद भी, कि हम अपने उस नागरिक को, अपने उस शिशु को, चाहे वो प्रौढ़ शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो औपचारिक शिक्षा जो हम प्रारंभ से प्रारंभ कर रहे हैं, चाहे विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा हो, किसी न किसी माध्यम से हम सबको शिक्षा के साधन सुलभ करा रहे हैं। शायद डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने ये सोच न दी होती, भले ही वो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री रहे और बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद को उन्होंने सुशोभित किया, लेकिन आपके विचार समग्र भारत ने स्वीकार किया और आपके पद चिन्हों पर चलकर सभी प्रदेशों ने शिक्षा के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन किया। डॉक्टर संपूर्णानंद जी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री, दो बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राजस्थान के राज्यपाल के रूप में भी महत्वपूर्ण कार्य किए। जब आप राजस्थान पहुंचे, राजस्थान भी एक हिंदी भाषी प्रदेश है, जहाँ राजस्थानी क्षेत्रीय भाषा है, वहां भी शिक्षा की व्यवस्था में आपने हस्तक्षेप किया। एक संवैधानिक प्रमुख होते हुए भी सरकार को समय समय पर अपने उर्वर विचारों को दिया। प्रभाकर त्रिपाठी जी, आपने जो एकदम शुरू में बात कही कि डॉक्टर संपूर्णानंद एक कर्म योद्धा थे, उनके पूरे व्यक्तित्व को, शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को, हर बात को जानने के आती है कि वास्तविक रूप में वो एक महान कर्म योद्धा ही थे। श्रोताओं, आज हमने जाना डॉक्टर संपूर्णानंद के बारे में। आज की कड़ी को समाप्त करने से पहले हम आपसे किए गए प्रश्न का उत्तर दे दें। मैंने आपसे पूछा था कि डॉक्टर संपूर्णानंद ने किस सुप्रसिद्ध मासिक पत्रिका के संपादन का कार्य किया। इसका उत्तर है
मर्यादा। जी हाँ, मर्यादा नामक इस मासिक पत्रिका के संपादक का कार्य किया डॉक्टर संपूर्णानंद ने। तो आज की बातचीत हम यहीं समाप्त करते हैं। इस श्रृंखला की अगली कड़ी में एक और महान व्यक्तित्व के जीवन से और उनके शिक्षा के क्षेत्र में योगदान से आपको परिचित कराएंगे।